छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर टियर फर्स्ट परीक्षा से की एक वीडियो लेकर आए हैं और ये 14वीं क्लास है। प्रैक्टिस सेट है सामान्य जागरूकता का। किसका? सामान्य जागरूकता का। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव दें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न भारतीय कलाकारों में से किसने वर्ष 2019 का जुआन मीरो पुरस्कार जीता था? जोगेन चौधरी, जितेन ठुकराल, नलिनी मालानी, अंजलि इला मेनन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जुआन मीरो पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ठीक है ना? तो कौन सा इसमें से विकल्प, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 10 सेकंड देते हैं आपके लिए फटाफट से। जो विकल्प सी सोच रहे हैं, नलिनी मालिनी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। क्या है? विकल्प सी करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतीय कलाकार नलिनी मालानी ने 24 मई 2019 को वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय जोन मीरो पुरस्कार जीता था। जोन मीरो पुरस्कार जीता था। यह इस पुरस्कार का 7वां संस्करण था। पुरस्कार स्वरूप उन्हें $78,000 की राशि प्रदान की गई। इसे विश्व के सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कारों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ये, निम्नलिखित में से, अब दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था? ए, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में लगा दें। ये कथन सुभाष चंद्र बोस का नहीं था, तो ये तो आंसर है नहीं। अगला प्रश्न, पहले वो आपको नज़रअंदाज करते हैं, फिर वो आप पर हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ते हैं, फिर आप जीत जाते हैं। ये भी नहीं है आंसर, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नहीं कहा था। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला, ऐसे रहिए जैसे कि आप कल मरने वाले हैं, ऐसे सीखिए जैसे कि आपको यह हमेशा रहना है। बिल्कुल गलत, ऐसा भी नहीं कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? विकल्प सी आंसर करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इस नारे को देश की आज़ादी के लिए ब्रह्मा सर्वोच्च वाक्य के रूप देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए देश से बाहर रहकर संघर्ष किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए तथा इन्होंने देश के बाहर रहने वाले भारतीयों को संगठित कर उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध किया था। तो विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखें। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का कथन था। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? उत्तर प्रदेश का, सिक्किम का, पंजाब, हरियाणा। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस राज्य का लिंगानुपात कितना था? 879
है। लिंगानुपात के मामले में हरियाणा देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, इसलिए यहाँ पुरुष एवं महिलाओं की संख्या में अंतर पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात लगभग 135:118 है। आंसर हो गया, लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, डॉट डॉट सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। विकल्प ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बी मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम 1937, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1862, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, कौन सा है? तो इसमें आएगा विकल्प ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955। विकल्प ए करेक्ट आंसर है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत की संसद द्वारा वर्ष 1955 में पारित हुआ एक कानून है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? लाल लैटेराइट मिट्टी, काली कपास मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी। तो काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त कौन सी है? करेक्ट आंसर कौन सा? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से आंसर इसका। काजू उत्पाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लाल लैटेराइट मिट्टी है। इस मिट्टी में आयरन एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी आमतौर पर लाल रंग की होती है। यह मिट्टी भवन निर्माण के लिए भी उपयुक्त है। तो विकल्प ए करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न हो गया, सभी का हो गया, 31 सभी का हो गया ना विकल्प ए। अब देखिए छठा प्रश्न, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमायूं से, गढ़वाल से, भूटान से, नेपाल से। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए किससे संबंधित है? अन्नपूर्णा पर्वत हिमालय श्रेणी का गिरिखंड उत्तर मध्य नेपाल काली गंडक एवं मर्स्यांदी नदी घाटियों के बीच 48 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी का निर्माण करती है। इसमें 4 प्रमुख शिखर चोटियां हैं। तो अन्नपूर्णा चोटी हिमालय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई ये हो गया विकल्प डी नेपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? ब्रह्मागिरी, गविमठ, मस्की, रूपनाथ। जल्दी से बताइए इसमें 7 में का। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? देखिए, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। अशोक के शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक के रूपनाथ में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। ब्रह्मगिरी में भी अशोक के शिलालेख हैं, गवि मठ में भी और मस्की में, लेकिन रूपनाथ में नहीं है, जबकि ब्रह्मगिरी इनमें सब में है। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उनके अभिलेखों से मिलती है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राही, खरोष्टी एवं अरमाइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। तो हमारा विकल्प डी करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए विसंक्रामक
का उपयोग निस्संक्रमण के बाद किया जाता है। हालांकि निस्संक्रामक का उपयोग हटाने के लिए नहीं किया जाता है। खनिज पदार्थ, विषाणु, परजीवी, जीवाणु। क्या आएगा यहाँ के स्थान पर क्या आएगा? स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाली विसंक्रामक का उपयोग निस्यंदन के बाद किया जाता है। हालांकि निस्संक्रामक का उपयोग खनिज पदार्थ हटाने के लिए नहीं किया जाता। तो हमारा विकल्प ए करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की महिला एकल चैंपियन कौन है? अरीना सवालांको, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, नाओमी ओसाका। तो कौन है ये? अरीना सवालांको। विकल्प ए करेक्ट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न, शंकुक जीनोमोन का एक भाग है। दूरबीन का, सौर घड़ी का, ट्रांसफार्मर का, बोलामीटर। तो किसका है ये? शंकुक सौर घड़ी का एक भाग है। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, श्री अकाल तख्त साहिब परिसर के भीतर स्थित है। गुरुद्वारा बंगला साहिब, पटना साहिब, स्वर्ण मंदिर, पावटा साहिब। श्री अकाल तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। अकाल तख्त सिख समुदाय, अकाल तख्त शिव समुदाय की धार्मिक सत्ता का प्रमुख केंद्र है। अकाल तख्त अमृतसर सिखों के प्रमुख पूजा स्थल हरिमंदिर या स्वर्ण मंदिर, हरिमंदिर भी बोलते हैं इसे, हरिमंदिर या स्वर्ण मंदिर के परिसर में स्थित है। यह शिरोमणि अकाली दल का मुख्य द्वार भी है, जो सिखों में सर्वाधिक प्रभावशाली है। ठीक है, ओके, हो गया। अगला प्रश्न, सबके सही जा रहा है ना? अगला, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं? तमाशा, चरी, कोली, धनगरी, राजा। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं? कौन सा है भाई इसमें? चरी। विकल्प बी चरी सही है। चरी, देखो, चरी या चेरी नृत्य में नर्तक अपने सिर पर, चेरी नृत्य भी होता है यही, चरी या चेरी नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं। चरी नृत्य किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में वंकिया, ढोल एवं थाली का प्रयोग किया जाता है। गुर्जर जाति के लोग इस नृत्य को पवित्र मानते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर चरियों, मटके रखकर नृत्य करती हैं। क्यों मटके रखकर नृत्य करती हैं? अगला प्रश्न, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाली वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थों कहलाते हैं। सलज, कंपोस्ट, यूरिया, पीट। देखिए, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ सलज कहलाते हैं। तो विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है और जिसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है, वह से रंग कोडित होता है। किससे कोडित होता है? नीला, काले, हरे, लाल। क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा काले रंग से। विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है और जिसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है, वह काले रंग से कोडित होता है। अगला प्रश्न, आदार पूनावाला ने वर्ष
डॉट डॉट में पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो आधार पूनावाला ने वर्ष 2015 में पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आधार पुणेवाला ने जनवरी 2015 में अपने घरेलू आधार पुणे शहर में पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के एकमात्र उद्देश्य के साथ स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो हमारा विकल्प डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1990, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1989, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1988, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1982। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1992 में नगर पालिकाओं सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था। 74वां संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में नया भाग 9 के, कौन सा 9 के शामिल किया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया तथा अनुच्छेद 243 से 243 ये और 6 के उपबंध शामिल किए गए। तो हमारा जो आंसर है विकल्प डी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? हंसा जीवनराज मेहता, कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड देते हैं आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका। देखिए, अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट। संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। विकल्प सी करेक्ट आंसर है। अब अम्मू स्वामीनाथन कौन थे? तो अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले के अनाकारा में ऊपरी जाति के हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मार्गरेट मालथी, पटवर्धन, दादा माय और अम्बू जमल के साथ महिला भारत संघ का गठन किया था। यह वर्ष 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। वर्ष 1952 में लोकसभा के लिए एवं वर्ष 1954 में राज्यसभा के लिए यह चुनी गई थी। करेक्ट, सबका हो गया ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे? PC भट्टाचार्य, HBR लेंगर, CD देशमुख, LK झा। तो वर्ष 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक को अपना पहला भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, CD देशमुख। पूरा नाम क्या था इनका? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, CD देशमुख के रूप में मिला।
जो एक प्रसिद्ध सिविल सेवक थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में देश के लिए बहुत कुछ किया था। सबका हो गया ना। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। हो गया ना। आगे चलें, अगला देखो 18वां प्रश्न। अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार डॉट डॉट ने किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा महिला वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। वह महिलाओं के एक दिवसीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर भी थी। राधा यादव, तान्या भाटिया, पूनम राघव, दीप्ति शर्मा। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। देखिए अप्रैल 2021 में बनाया था ये, तक कि नहीं, ये तो 2017 में बनाया था। 24 तक कह रहा है ये, 24 तक की स्थिति के अनुसार दीप्ति शर्मा ने किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा महिला वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। यह महिलाओं के एक दिवसीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर भी है। तो इसका आंसर कौन सा है? दीप्ति शर्मा। छात्रों, क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है लाइक करें, और ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव भी दें, जिससे हम चैनल पर क्लासें और बेहतर ढंग से दे सकें। अपने सुझाव जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।